22 नंबर का श्लोक मैं भी निकाल दूंगा। ये सही था। इसमें देखो, कौन सा डॉक्टर? ये जीवा 72 कृष्ण बकाऊ 72 ये हो गया था ना, पूरी शवृत्त अनिल हो गया था, अस्वस्थ हृदयम ये सबसे इम्पोर्टेंट था, पेशेंट से भी पूछा करो, अस्वस्थ हृदयम सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ 72 नंबर का श्लोक पढ़ो, पढ़ो अंकुश पढ़ो। संधिच्युत च्युति हनुस्तंभ कुंचनम कुब्जता अर्दितः पक्षाघातो अंगशंसोषः पंगुत्वं खूढवातता स्तंभनं च आढ्यवातस्य रोगाः मच्चा अस्थिगाश्च ये एते स्थानस्य गांभीर्याद यत्नात् सिद्ध्यति वा न वा नवान बलवद स्तेवान साधयेत निरुपद्रवान। क्या है अर्थ भी पढ़ लो एक बार। संधिच्युति हनुस्तंभ कुंचन कुब्जता अर्दित पक्षाघात अंगसंशोष पंगुता खुडवात स्तंभन आढ्यवात मज्जागतवात अस्थिगतवात ये वात रोग अपने जन्मस्थान की गंभीरता या जटिलता के कारण प्रयत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर भी कदाचित अच्छे होते हैं या नहीं भी अच्छे होते हैं। इसीलिए यदि रोगी बलवान हो, रोग नया हो और उनमें कोई उपद्रव न हो तभी उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। क्या बोल रहे वो, अब इसमें पकड़ लो, संधि च्युति से क्या मतलब है भाई। संधि क्या होगा, हो जाना खुद के स्थान से हिल जाना, खुद के स्थान से, एक तो इसको प्रोलैप्स बोलो, नहीं तो दोनों गैप स्पेस कम हो जाना ये बोलो, कोई भी बोलो संधिगत बात। तुम इसमें डिस्क का प्रोलैप्स भी पकड़ सकते हो, यानी कि डिस्क के कुछ भी हो भाई, संधि के पूरे रोग भाई इसमें आ जाते हैं। प्रधानवादवादी में सबसे पहले वर्णन किसका है, संधियों का है, यानी भाई संधि का प्रोलैप्स बताओ, संधि का कुछ भी बताओ तुम, पूरा पूरा क्या आएगा, क्या आएगा उसमें, यानी कि स्पाइन के पूरे वर्टिब्रा का तुम बोल रहे हो कि डिस्क प्रोलैप्स हो गया, वर्टिब्रे डिसलोकेट हो गए, तुम्हारे वर्टिब्रे फ्रैक्चर हो गए, कुछ भी हो जाए भाई साहब, संधि च्युति उसको बोलना है। यानी कि वात प्रधान व्याधिवादी हनुस्तंभ तो पता चल जाता है कि भाई हनु को जकड़ा हो जाए, लॉक जॉ यानी डिसलोकेट अगर हो गया तो उसके तो इजी चिकित्सा है, वो तुम खुद के हाथ से भी कर सकते हो। कुंचन इम्पोर्टेंट है भाई, शरीर में कहाँ पर भी खिंचाव हो जाना, संकोचन हो जाना, ठीक है, ये भी एक प्रधानवादी है, ऐसे बोलते हैं, यानी कि ये वातवादी के लक्षण है। अब कुंचन, कुंचन यानी कि बस ऐसा नहीं समझना भाई संधिगत वात यानी कि वातवादी, संधिगत वात दिमाग से ही निकाल दो, वातवादी बहुत अलग ही। आगे क्या बोल रहे, कुब्जता आ जाना, अब ये भाई कुछ स्पाइन के अंदर कुछ होता होगा उसकी वजह से कुब्जता आती होगी, ठीक है नहीं, इसको तुम बोल सकते हो। अर्दित तो पता ही है कि भाई पक्ष यही है, मेन वातवादी है। पक्षाघात, अंग का संशोष, अब वृक्षादि गुण पूरे तुम्हारे मांस के अंदर संधियों के अंदर बढ़ गए तो अंग का संशोषण तो होगा, यानी मसल वेस्टिंग तो हो ही गई होगी, या शरीर का सूखना ये भी हो सकता है। पंगुत्व आएगा, यानी कि अंगड़ापन आएगा। खूढ़वादता यानी क्या बोल रहा है, कंधे और पाँव के संधियों में वात का प्रकोप होना, ऐसा। खूढ़वातता का मतलब वही है, हाथ और पाँव की संधियों में गुल्फवातता ऐसा बोल रहे हैं, या संधिगत वातता ऐसा चक्रपाणी बोल रहे हैं। गुल्फगत वाद भी तुम खूढ़वात से ले सकते हो। आगे बोल रहे हैं स्तंभनच्च अड्डवातच्च, स्तंभन आड्यवात किसे कहते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। किसे कहते हैं बताओ। सुश्रुत जी ने उर स्तंभ को बोला है और चरक जी ने वातरक्त और मज्जा मेदावृत्तवात। हाँ मेदावृत्तवात, मेदावृत्तवात का वो लक्षण है अड्डवात। चलो आगे, यानी कि अड्डवात भी तुम उसको ले सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बोला है इन्होंने, देखो दो धातुएं डायरेक्टली मेंशन की रही है उन्होंने, कौन सी करी, दो अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा बोल सकता था पर क्या बोला उसने, मज्जा अस्थि, क्यों वाला मज्जा अस्थि। ये अपने आचार्य था, इतने ब्रिलियंट थे भाई, कौन सा शब्द कौन सा श्लोक पहले लिखना है इन्होंने पहले ही इतना एनालिसिस किया था। अब अपन क्या करते हैं भाई, मुझे पेशेंट ये याद आ गया मैंने ये लिख दिया, पर उन्होंने देखो कितना सोच सोच के बुक लिखा होगा। यही लक्षण भाई संधि च्युति सबसे ज़्यादा लक्षण मिलेगा प्रधान व्याधि में, इसलिए हमने भाई सबसे पहले संधि च्युति पहले दिखा भाई। संधिगत बात हमें तो भाई प्रधान व्याधि, पक्षाघात बाद में मिलेगा। अंग का संशोधन यानी मसल वेस्टिंग थोड़ी
लेट होगी। लेट मिलती है। ऐसे नहीं कि भाई हर एक पेशेंट में तुम्हें मसल वेस्टिंग मिल रही है, हर एक पेशेंट में पक्षाघात मिल रहा है, ऐसा है क्या? भाई पक्षाघात सबको ही मिल रहा है, पक्षाघात पंगुत्व सभी भाई अंगड़ा कर चल रही है, ऐसा बाद में मिलता है, यानी ये मिलता भी नहीं ऐसा। आड्यवात बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई जो वात है ना भाई, वो उसका ये मज्जा और अस्थि के कारण हो, क्योंकि अस्थि और वात का आश्रय संबंधी बताए है। और अस्थि ये जो है अस्थि के अंदर जो पूरन करता है स्पेसेस में, वो कौन होता है? मज्जा होती है। मज्जा। इसलिए अस्थि मज्जा उन्होंने सबसे प्रधान बोली है। वात डायरेक्टली अटैक करता है भाई तुम्हारा अस्थि और मज्जा। ये क्या बोल रहा है? और स्थानस्थ गांभीर्यात, चक्रपाणी गांभीर्यात से बोल रहे प्रधानता, यानी कि वो भाई स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा, स्पाइन है, लेग है, हाथ है या ब्रेन है, हार्ट है, लिवर है, स्प्लीन है, कहाँ पर है तुम्हारी वात व्याधि भाई? उसके हिसाब से भाई, उस गांभीर्य के हिसाब से कभी कभी ये सिद्ध होती है। देखो इम्पोर्टेंट बोला इसने, ऐसा नहीं बोला कि 100% भाई हम ठीक ही कर देंगे तुम्हारी इसको वात व्याधि, 100% ठीक ही हो जाएगी। पेशेंट को बोलो ठीक हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, गांभीर्य देखो उसका। नीचे ये भी बोल रहे हैं, इसको खत्म करने दो, बाद में पूछना क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? नवान बल एतान साधयत निरुपद्रवान। इम्पोर्टेंट यही है। पेशेंट तुम्हारे पास आया तो पूछो भाई साहब कितने दिन से ये स्पाइन का डिसऑर्डर हुआ है, कितने दिन से तुम्हें ये पार्श्व शूल है, कितने दिन से तुम्हें पक्षाघात है भाई साहब, कितने दिन से तुम्हें ये अर्दित है। अगर पेशेंट बोल रहा है अर्दित अभी अभी हुआ है भाई साहब, 2 दिन हुए हमें अर्दित को होने, तो तुम क्या बोलेगे? क्या बोलेगे तुम अंकुश? हम ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंसली ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस 100% ठीक है, साध्य निरु उपद्रवा 100% तुम क्या कर सकते हो? उस पेशेंट को कॉन्फिडेंसली बोलो, छाती ठोक के बोले भाई साहब हम तो ठीक करेंगे, तुम्हारा अर्दित होगा ठीक। पक्षाघात कितने दिन हुए? 3 दिन हुए, 100% ठीक करेंगे तुम। हाँ निरुपद्रवन इम्पोर्टेंट है। निरुपद्रवन कौन से उपद्रव होते हैं वात व्याधि के, बताओ जरा। मतलब अगर डिस्क बल्ज हो गई है पेशेंट की, हाँ, तो हम अगर वो 2-3 दिन में हमारे पास आया, 2-3 दिन में आ गया, कम से कम 1 महीने के अंदर भी आया, तो हम डिस्क बल्ज को भी ठीक कर सकते थे। वो अंदर 100% जाएगी क्या? डिस्क बल्ज हुई ना, प्रोलैप्स थोड़ी हुई है। प्रोलैप्स हो जाना, ब्रस्ट हो जाना, ब्रस्ट होने के कंडीशन में वो अंदर नहीं जाती, सिर्फ बल्ज हुई है, बाहर है। वो उसका भी तो ग्रेडिंग दी है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 प्रोलैप्स दिए है ना, ब्रस्ट भी बोला है। न्यूक्लियस पल्पस अगर बाहर निकल गया तो असद्य ही। डिस्क डेसिकेशन भी। हाँ, डिस्क डेसिकेशन पर ऐसी बॉस वो मज्जा में आएगा या अस्थि में आएगा? वो ऐसा- कंटेंट बाहर आ रहा है ऐसा ऐसे। वर्टिब्री तो स्टेट में ही है। नहीं, ऐसा अस्थि मज्जा उसमें क्यों पकड़ रहे हो? यानी कि ये दोनों अस्थि के बीच का ये आ रहा है ना। हाँ, फ्लैवम यानी कि मांस धातु है कि नहीं, मांस धातु बाहर आ रहा है, मांस धातु का ये हो रहा है ना, क्या बोल रहे हो उसको, शिथिल्य आ गया, उसमें क्या करोगे तुम? कटिबस्ती दोगे। न्यूक्लियस पल्पस। हाँ, न्यूक्लियस पल्पस है। न्यूक्लियस अगर पल्पस के तुम कंटेंट है 71% उसमें वाटर कंटेंट है, जल महाभूत प्रदान है। मांस धातु स्नेहन करो भाई सब, स्नेहन से एकदम बस भिड़ाओ, जल महाभूत इंक्रीज करो उसका। कोकिलाक्ष पानी के अंदर आता है, पानी ज़्यादा लगता है, कोकिलाक्षादि कशा, कोकिलाक्षादि कौर मतलब सबसे हमें बेस्ट है। उस डिस्क मतलब वो फ्लैवम मसल्स का हमें प्रीनन करना है, ताकि प्रीनन वो करना है। और मोटी हो जाए वाटर की वजह से, और जो रिब्स नीचे आई वो अपनी हाँ। जगह पे फिर और- से रीलोकेट हो और जाए। अपन कटिबस्ती भी क्यों देते हैं? कटिबस्ती का यही नहीं होता कि भाई साहब वो जो डिस्क है उसको ताकत मिल के वो अंदर चली जाए, वो अंदर जा ही नहीं सकती खुद के हिसाब से। जो मसल्स होते हैं आजू बाजू की जो भी होते हैं, एटिसिमस डॉर्सी होगा, जितने भी उधर है इरेक्टर स्पाइना जो मसल है, वो क्या करते हैं? वो वर्टिब्रे को होल्ड करके रखते हैं। अब उनमें आ गया, उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो काय की होल्ड करेगी तुम्हारी वर्टिब्रे को होल्ड कर सकती है क्यों? फिर वर्टिब्रे का एक में के ऊपर दबाव गिर जाएगा, और ये न्यूक्लियस पल्पस जो भी उसके दोनों डिस्क के बीच में जो भी मांस धातु है भाई साहब, वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर। तो तुम्हारी चिकित्सा क्या है? अपन ट्रैक्शन भी देते हैं मैक्सिमम इसमें। ट्रैक्शन यानी कि भाई तुम्हारे वर्टिब्रे को रिलैक्स करो, एक में के ऊपर जो भिड़े पड़े हैं उनको रिलैक्स करो। कटिबस्ती भी इसलिए देते कि आजू बाजू पूरी कटिबस्ती देते, जहाँ पर सिर्फ वर्टिब्रे की छोटी कटिबस्ती नहीं देखी तुमने भाई, पूरे पीठ के अंदर अपन कटिबस्ती देते, कटिबस्ती हो, पार्श्वबस्ती, ऐसा पूरा घेरा करते हैं ना। तो उसका सिद्धांत ये भी कि भाई आजू बाजू के मसल को भी तुम ताकत दो, तो मसल्स क्या करेंगे? वर्टिब्रे को होल्ड करने में और ज़्यादा सक्षम हो गए ना।
इसलिए कटिशूल कम हो जाता है। ऐसा खतरनाक वो ये होता है उसका। हाँ अब बताओ उसने क्या बोला, नवान बलवत एतान, यानी कि रोगी बलवान है भाई साहब, माइंड से भी बलवान है, शरीर से भी बलवान है, ज़्यादा कृश नहीं है, वेट लॉस नहीं हुआ है, एज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। और ये बोल रहा है साधेत निरुपद्रवाण। कौन से उपद्रव होते हैं वात व्याधि के? वात व्याधि के उपद्रव पूछते हैं कुमरे पीजी के अंदर क्वेश्चन, कुछ कहाँ पर बताए बताओ। चरक Reference. 26। बात वेदी आती है। वात व्याधि के उपद्रव कहाँ बताए? वात व्याधि के उपद्रव ऐसा नहीं बताया उन्होंने बताया अवृत्तवात के उपद्रव। ते चक्रपाणी बोल रहा है कि जो अवृत्तवात के उपद्रव है वही वो तो वात पांच व्याधि के। बताए, हाँ। आदिर्य, तो ये पादिर्य, चक्रपाणी अंध्य, बोल रहे हैं, ये चक्रपाणी बोल रहे हैं। इसमें उपद्रवच्चत्र नवानाम एतेषां निरुपद्रवा साध्यतां नव इत्यादि उपद्रवश्चत्र शृंगग्राहिका या अनुक्त, शृंगग्राहिक या अनुक्त बोल रहा है वो, अपि सामान्य उपद्रव लक्षण युक्ता, या कोई भी सामान्य उपद्रव है क्या नहीं। अब भाई संदिग्ध बात होगा और उसको चलते ही नहीं आ रहा है क्या नहीं, सादा संदिग्ध बात है, और यानी कि 2 दिन से उसकी संध्या उख रही थी और तीसरे दिन वो भाई बेड रिडन हो गया बिल्कुल, ये खतरनाक उपद्रव होगा। यानी कि भाई एक दिन में पेन चालू होगा, दूसरे दिन में वो बेड रिडन होगा, ये भाई खतरनाक उपद्रव, यानी वात व्याधि सीवियरली खतरनाक बढ़ रही है, ये उपद्रव होगा। वात व्याधि और उसका उपद्रव हो गया, डायरेक्ट पंगुत्व आ गया, पक्षाघात होगा, है कि संदिग्ध वात का उपद्रव मान के तुम ऐसे चल सकते हो। और नीचे ये बोल रहा है कि वह अध्याय शेषे हृदरोग विद्रदी प्लीहा गुल्म अतिसार, ये 5 उपद्रव अवृत्तवात के बताए हैं, वही वात व्याधि के लो, ऐसे चक्रपाणी बोल रहा है। कौन से 5 उपद्रव वो लिख लो। हृदरोग, अगर हृदरोग है पेशेंट को, पक्षाघात के पेशेंट को हृदरोग है तो भाई हाथ खड़े कर लो, भाई मैं नहीं ठीक कर सकता, तुम जाओ किसी के पास भी जाओ, अपन नहीं ठीक करना, उसका हाथ ही नहीं लगा। कर भी सकते हो तुम, अगर तुम में उतनी प्रगाढ़ शक्ति आ गई हो तो। हृदरोग पहले पढ़ो, बाद में बोल रहे विद्रदी हो गई, एक अस्थिगत विद्रदी भी रहती है। जब संदिग्ध बाद में अस्थिगत विद्रदी हो गई तो बहुत कठिन। 7 दिन के अंदर उसे ट्रीट कर सकते हैं, 7 दिन के बाद उसे मक्कल कहा है। कौन से अस्थि मक्कल? विद्रदी को। अस्थि विद्रदी को मक्कल, वो तो अरबिनी में होता है ना मक्कल शुद्ध। अस्थि विद्रदी को एक नाम है, कंफर्म करना एक पर्याय बार से। नाम है अस्थि कंफर्म करना एक बार से। क्या बोल रहे फिर? प्लीहा, गुल्म, प्लीहा भी बोल रही। अगर स्प्लीनोमेगाली, प्लीहा से तुम यकृत को भी ले सकते हो। अगर कोई यकृत की विकार हो, प्लीहा के अगर कोई विकार हो और उसमें वात व्याधि है तो वो भाई साहब थोड़ा ट्रीट करने में हार्ड जैसा। जैसे देखो लिखा अभी पक्षाघात हो गया है क्या नहीं, ये मान लो पक्षाघात होगा ऊर्ध्वक रक्तपित्त से। ऊर्ध्वक रक्तपित्त यानी कि भाई ब्रेन के अंदर तुम्हारा हेमरेज हो गया। हाँ, ब्रेन के अंदर हेमरेज होगा, उसकी वजह से कुछ सेंट्रल भाई तुम्हारे डेथ हो गया। और नीचे है पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक, उसका है सिरोसिस ऑफ लिवर, यानी कि भाई यकृत खतरनाक, यकृत तो खत्म ही हो गया, ब्रेन भी पास में भाई हेमरेज होगा, अब कौन बचाएगा? इसलिए वो उन्होंने असाध्य बताया, क्योंकि तुम स्नेहपान कुछ भी करोगे यकृत प्लीहा में उसका कुछ डाइजेशन होगा ही नहीं, कह सकते हो उसमें। गुल्म भी बोला और अतिसार भी बोला। अब अतिसार से सार किट्ट तुम्हारे पेट में रह ही नहीं रहा, यानी कि भाई ग्रहणी की दृष्टि है, तुमको ये तो पता चलता है। गुल्म और अतिसार दोनों बताया उसने। अगर ये उपद्रव है तो उपद्रव हो जाते हैं अवृत्तवात से, हृदरोग भी हो जाता है। अपन बोलते हैं ना हृदरोग का वर्णन कहाँ है, हृदरोग का वर्णन बहुत जगह पे हृदरोग का वर्णन, पर अपन वो वर्णनों में अवृत्तवात का उपद्रव है एक हृदरोग ये भूल जाते हैं। हृदरोग की चिकित्सा करते समय अवृत्तवात का उपद्रव तो नहीं है, ये समझ लो। तुम्हें अवृत्तवाद ही नहीं समझ में आता तो हृदरोग क्या समझ में आए? क्योंकि अवृत्तवाद का उपद्रव बताया हृदरोग, और तुम बोल रहे हो हमें अवृत्तवाद आते ही नहीं, तो हृदरोग भी नहीं आता तो ये समझ लो। अवृत्तवाद समझना इतना, पहला उपद्रव ही उन्होंने हृदरोग बताया। अवृत्तवाद के ऊपर कमांड होनी चाहिए, इसलिए तो इसको डीप पढ़ रहे अवृत्तवाद। इसमें और किसी को ये ऐड करना चाहते हो तो बताओ। चलो ठीक है, चलो आगे।
पढ़ो क्रियामतः क्रियामतः परम सिद्धा वातरोगापहां शृणु केवलं निरु उपस्तंभम आदो स्नेहरूप उपचरेत् वायुं सर्पि वसातैलं मज्जापाने नरम ततः स्नेहक्लान्तं समाश्वास्य पयोभि स्नेह एत पुनः यूषे ग्राम्या अम्बु आनूपरसे वा स्नेहं संयुते पायसहे कृशरहे सह आम्लवने अनुवासने नावने स्तर्पणेश्च अन्ये सुस्निग्धं स्वेदयेत्। पढ़ो पढ़ो। अब यहाँ से आगे वात रोगों को नष्ट करने वाली चिकित्सा को सुनिए। जब आवरण रहित अकेले ही वात से उत्पन्न हुआ वात रोग हो तो रोगी को सबसे पहले घृतपान, वसापान, तैलपान, मज्जापान कराकर वात की चिकित्सा करनी चाहिए। इस प्रकार स्नेहन उपचार करने से यदि रोगी को उद्वेग या ग्लानि होने लगे तो उसे दूध पिलाकर स्नेहन करना चाहिए एवं स्नेह मिश्रित यूष या ग्रामीण जलेचर या आनूप पशु पक्षियों का स्नेहयुक्त मांसरस या खीर या अम्ल द्रव्य एवं नमक युक्त सस्नेहन खिचड़ी खिलाकर स्नेहन करना चाहिए। इसी प्रकार अनुवासन वस्तुओं से स्निग्ध नस्यों से तर्पणकारक स्निग्ध अन्नाहारों से स्नेहन करना चाहिए तथा स्निग्ध हो जाने पर स्वेदन करना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, कभी भूलना नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्रियामतम परम सिद्धा, जो भी परम सिद्ध है। ऐसा फालतू की चिकित्सा नहीं बता रहे भाई, मैंने अच्छे से उसके टेस्ट किया है। ये 1000, 10,000, 20, 30,000 लाख पेशेंट पे मैंने ये सिद्ध किया है कि क्रियामतम परम यानी श्रेष्ठ और सिद्ध है भाई, सिद्ध। वात रोग को जीतने वाली इसमें सिद्ध चिकित्सा बोल रही हूँ। पर क्या बोल रहा है? केवल निरूपस्तंभम आदो, जो निरूपस्तंभ है उसकी मैं पहले बता रहा हूँ। निरूपस्तंभ यानी भाई क्षयज संप्राप्ति बता रहा हूँ। जो धातु क्षय से प्योरली वात प्रकोप होता है, जो वृक्षादि गुणों से वात प्रकोप होता है, उसकी मैं चिकित्सा बोल रहे हो। अब तुम सुनो, क्या बोल रहे हो वो? सबसे पहले वायु को क्या करना चाहिए भाई? सर्पी वसा तेल मज्जा, क्या बोला है उसने? पाने नरम, पाने बोला है, लगाने को बोला है क्या? पान बोला। तुम कितने जनों को तेल पिलाते हो? कितने जन तुम्हारे पेशेंट तेल पीते हैं? कितने जन पीते हैं बता? एक भी नहीं पी रहा तुम्हारे। तुम बोल रहे हो हम वातवेदी की चिकित्सा करते हो। इसीलिए हमें कल्पना जो बोली है चरक ने, चरक सूत्र 13 में हाँ, स्नेह कल्पना बोली, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं पी सकता, इसलिए आपको संस्कार करके पीना है। पीना युक्ति खांबली कैसे कुछ बता रहे हैं ना। हाँ, स्नेह की विकल्पनाएं उन्होंने बताई। कितने बताए? 25 बताइए, 15 बताइए, 24 और एक सत्य, 24 बताए ना? 24 और एक, हाँ, एक सत्य, एक मतलब शुद्ध, हाँ, शुद्ध शुद्ध स्नेह, सत्य स्नेहन के साथ बताए फिर से। हाँ, वो तो अलग से बताए, उसकी काउंटिंग करे या ना करे, इसके में नहीं विकल्प। एक प्योर होता है। अच्छा पेय, हाँ, अच्छा अच्छे को पकड़ के 25 बताइए, शायद कंफर्म कर लेना उसको भाई। अच्छे काश्यप ने भी 21 बताया। हाँ, देखो इम्पोर्टेंट क्या बोला उसने? सर्पी तेल, सर्पी वसा तेल कितने नंबर पे बताया? 3rd नंबर, तीसरे नंबर। और तुम सबसे पहले क्या लगवाते हो? तेल। पहले क्या देना चाहिए? सर्पी दो भाई साहब, वसा दो, चर्बिया खिलाओ उसको, सर्पी दो भाई साहब। क्योंकि वात के साथ मैक्सिमम टाइम्स पित्त इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? वात के साथ मैक्सिमम टाइम पित्त होता है। वात पित्त की क्षयज संप्राप्ति होती है जबरदस्त। वात कफ आएगा तो वहाँ पे अवरोधात्मक संप्राप्ति जाएगी, पर वात कफ है, ये वात पित्त जहाँ पर पूरा प्योर क्षय होगा, इसलिए उन्होंने सर्पी बताया। बाद में वसा, बाद में तेल, बाद में मज्जा पान। मज्जा पचने में थोड़ी सी जड़ जाती है, उससे भी वसा से भी ज़्यादा अस्थि के अंदर होती है ना वो 7वें धातु। हाँ, क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है उसने? इम्पोर्टेंट क्या बोला उसने? पान नरत, पान बोला है, तुम तेल लगा रहे हो उसको, तत्व मतलब उसको, हाँ ना, पेशेंट को ही दो। क्या बोला उसने? पान बोला है, पान इम्पोर्टेंट है। नीचे चक्रपाणी भी वो बोल रहा है। निरूपस्तंभ यानी कि अनावृतम, वही बोल रहा है उन्होंने कि प्योर वात की में चिकित्सा बोल रहा है। और इम्पोर्टेंट है पान कराने के लिए तुम अभी मॉडर्न के थोड़े से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये कर सकते हो। जो कैप्सूल मिलती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मैक्सिमम सभी तेलों की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मिलती है। मैंने यूज़ की है कैप्सूल सहचरादि, लिख लो, कैप्सूल सहचरादि मिलती है मार्केट में। कैप्सूल महाराज प्रसारणी मेरी फेवरेट, अजाम आश्रय से उसमें सहचरादि तो अभी आगे रेफरेंस आएगा।
सहचरादेवी बेस्ट 21 आवर्ती की, उसकी खुद की भावना दे रहे उसको 21 बार, पोटेंसी बढ़ जा रही है उसकी। ओ, एक कैप्सूल 2 कैप्सूल में भाई साहब 1-2 ml क्या होना तेल, भाई उसकी पोटेंसी खतरनाक बढ़ जा रही है। और जो तुम्हारे 5-10 ml का तेल लगता था वो 1 ml में पेशेंट को आराम मिल जा रहा है। तेल पिलाओ, तुम किसी भी पिलाओ तेल, 8 रुपए के कैप्सूल लगने दो पर तेल पिलाओ उसको। गूगल से भी तेल पिलाओ तुम, गूगल तो ओरिजिनल नहीं मिलता, तुम्हारे तेल तो ओरिजिनल मिलेंगे। कैप्सूल गंदा तेल मिलते हैं, सुश्रुत का रेफरेंस सबसे बेस्ट। एरंडा तेल की कौन सी है वो, कैस्ट्रोलैक्स नाम से एक आती है एरंडा तेल। अगर तुमको प्योर किसी को विरेचन करवाना है, एरंडा तेल पी रहा नहीं तुम्हारे पेशेंट, कैस्ट्रोलैक्स के 2 टैबलेट दे दो, 2 कैप्सूल पिला दो, सब जिलेट खिला दो, बस इजीली खा भी लेगा, टेस्ट भी नहीं आएगा उसको, विरेचन भी हो जाएगा। क्या नाम है? कैस्ट्रोलैक्स, इसलिए बोलते सॉफ्ट जिलेटिन। तेल पिलाना ही पिलाना, मॉडर्न केस से करना है। कहाँ तक पिलाना है पढ़ो, अब पढ़ो। स्नेह क्लांत, क्या बोला उसने, स्नेह क्लांत होने तक। अब स्नेह क्लांत यानी क्या बोल रहा हो, स्नेह पानोद उद्विग्नम स्नेह ग्लानि, यानी कि जब तक पेशेंट ना बोले अब भाई बहुत होगा, अब नहीं पीऊंगा, अब तो मैं मार दूंगा पर नहीं पीऊंगा, अब मैं घृतपान बहुत होगा, इतना घृत और तेल कौन पिलाता है। जब तक पेशेंट ऐसा ना बोले, उसको जब तक उबागना आने जाए, उल्टियाँ नहीं आ जाए, उसको उबाड़े ही नहीं आ जाए, ऐसा बोल रहा है वो। चक्रपाणी बोल रहा है नीचे देखो, स्नेह क्लांते मिति स्नेह पान उद्विग्नम स्नेह ग्लानि, उसको कंटिन्यू नींद आने लगे, ऐसा वो सुस्त रहने लगे, तब बोल रहे भाई ये स्नेह क्लांत हो गए। और आगे भी बताएं कि वात व्याधि में स्नेहन स्वेदन कब तक करना है, 82 नंबर के श्लोक में आओ। 82 नंबर के श्लोक में बोल रहा है स्नेह मृदु कोष्ठे न तिष्ठन्ति अनिलामय, ये भी एक क्राइटेरिया है। यानी कि अब तुमने बोला भाई मुझे नहीं आता स्नेह क्लांत, तो नहीं आ रही मुझे भाई स्नेह ग्लानि, कुछ समझ में नहीं आ रही, मैंने 8 दिन दिया 15 दिन दिया, हमारा तो पेशेंट भाई घृतपान कर ही जाए, तेलपान कर ही जा रहा, करो तो क्या करो, जब तक स्नेह मृदु कोष्ठ नहीं हो जाता। 83 या 82 नंबर के श्लोक में बोला है जब स्नेह जब पेशेंट का जो कोष्ठ मृदु हो जाता है, स्नेह से मृदु हो जाता है, तो उसमें वात व्याधियाँ वास ही नहीं करती। 83 नंबर का श्लोक, यानी देखो कितना खतरनाक सिद्धांत है। कहाँ तक करना है भाई घृतपान पेशेंट को, यानी कि मैक्सिमम वात व्याधि के तुम पेशेंट का देखो क्रूर ही कोष्ठ होगा, इसलिए कोष्ठ की चिकित्सा पहले करो, मृदु करो उसको, वात व्याधियाँ रहेगी, वात व्याधियाँ रहेगी। इसीलिए पहले आचार्य ने घृतपान बोला, घृतपान क्योंकि बोला, अग्निमंद होगी, अग्निमंद, तो घृतपान अग्निमंद अग्नि की वृद्धि की वृद्धि करेगा। अगर पेशेंट का कोष्ठ क्रूर है तो मृदु करने में घृत हेल्प करेगी। हेल्प करेगा, इसीलिए पहले घृतपान हो सकता है, क्योंकि क्रूर कोष्ठ के पेशेंट में तेलपान बोला है सूत्र 13 में। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्नेहपान कब तक करना है, किसी ने पूछ लिया भाई, स्नेहपान कब तक करना है तुम्हें? जब उस पेशेंट का कोष्ठ मृत्यु ना हो जाए। हाँ इधर, हाँ स्पीकर ऑन ही है। हाँ क्या बोल रहे फिर ये, स्नेहपान कब तक करना है? जब तक उस पेशेंट का मृदु कोष्ठ न हो जाए और वो स्नेह क्लांत न हो जाए। स्नेहक्लांत, अब स्नेह क्लांत होगा भाई साहब, अब उसको थोड़े से वोमिट जैसा लग रहा है, उसको है क्या नहीं, उद्विग्न और अब नहीं पीऊंगा। मेरे दोस्त ने किया था एक बार घृतपान, उसके बाद में घृत का नाम भी लेते तो झगड़े करता, बस हो गया, अब घृत का नाम भी नहीं लेना। जब तक ऐसे फीलिंग्स ना आए ब्रेन के अंदर, जैसे वमन के 5वें दिन आती है, वमन के 5वें दिन आती है, वही फीलिंग सेम, वही फीलिंग। वमन के 7वें दिन 5वें दिन क्यों आती है, क्या आती है? स्नेहपान हाँ। जब कंप्लीट होता है, किसी को 5वें दिन में आता है, किसी को 7वें दिन में, किसी को 3रे जैसे दिन में आता है। पहले दिन 30 ml पिलाया, हाँ। फिर 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml, हाँ, फिर नहीं तो पिए। 150 ml नहीं पी सकता ना, घृतपान नहीं कर हाँ, सकता। वो उद्विग्न आता है। इसलिए स्नेह क्लांत। हाँ क्या बोल रहा है वो, अब स्नेह क्लांत कर लिया, इसमें बोल रहा है अब आचार्यों ने ये किया होगा भाई साहब, पेशेंट आचार्य को बोल रहा होगा भाई साहब तुम घृत की घृत पिला रहे हो, तेल की पिप्पी पिला रहे हो, तुमने वसा मज्जा भी पिलाई भाई साहब, बस हो गया ना, कितनी देर करोगे। इसलिए समाश्वास्य, आश्वासन देने को बोला है पेशेंट को, ऐसा नहीं कि भाई बस पयो मतलब दूध। अरे रुको तो सही, क्या बोल रहे हो आचार्य, आश्वासन दो पेशेंट को, भाई मैं तुझे ठीक करूंगा, रुक जा, उद्विग्न आ गया, हार मत मान,
आचार्य पेशेंट बोलते हैं ना भाई बहुत होगा ग्रुतपान पिलाना, आप कुछ तो आगे तो करो, आश्वासन दो, इम्पोर्टेंट है आश्वासन, ऐसे ही नहीं, आश्वासन दो भाई साहब। और पुनः स्नेहन किससे करना है, पयो भी, दूध स्नेह पयो हो गए, इक्षु हो गए, ऐसे तुम स्नेहन करा सकते हो। जैसे सबसे बेस्ट संदिग्ध बात में ऐसे एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, जलेबी खाने के लिए, जलेबी का क्या क्या होते हैं कंटेंट बताओ। जलेबी में एक तो तेल भी होता है, घृत भी होता है, और चीनी भी होती है। हाँ, और संस्कार भी मैदा। होता है। मैदा भी। हाँ मैदा है क्या नहीं, हाँ। ये जलेबी के अगर तुम रस देखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, मधुर, मधुर अम्ल, मधुर। मधुर और अम्ल, जो कि बेस्ट है भाई साहब, वातनाशक है क्या नहीं, वातनाशक तुम्हारा बेस्ट है, मधुर रस, उसकी वजह से ही जलेबी क्या है, बेस्ट वातनाशक है। ऐसे तुम ऐसे स्नेहन करने वाले द्रव्य से तुम कर सकते हो। तेल में तुम तलते हो, तेल ये आ गई कल्पना। हाँ, स्नेह तो पुनः फिर से स्नेहन करना है। आगे बोल रहा है, और तुम किस किस से स्नेहन कर सकते हो, युषे, युषे बोला उसने भाई, बहुत प्रकार की युष, जितने उधर बताए है युष, कितने प्रकार बताए, 28 प्रकार का नहीं ही वो तो ये है यवागु। यवागु। यवक और ऐसे तुम उसमें युष, यवागु भी उसने 7 बोले, हाँ। 6 बोले हैं, 21 प्लस 22 प्लस 6। ऐसे तुम भाई युषे अलग अलग प्रकार के तुम युष दे सकते हो। ग्रामीण, ग्रामीण जो भी है, जैसे ग्रामीण मास कौन सा, यानी कि उसमें आ गया मुर्गा आ गया, अजामास आ गया, जलचर यानी कि मछलियाँ आ गई, जलचर यानी कि आंध्र प्रदेश की मछलियाँ आ गई भाई साहब। अनु पशु पक्षियों का मांसरस आ गया, मांसरस भी तुम पिला सकते हो पेशेंट को। घृत तिल आदि स्नेहों को मिलाकर, दाड़िम रस पिलाकर, यानी कि ऐसे अम्ल पायस से बोल रहा है वो, दूध के अनेक प्रकार से तुम दे सकते हो उसको। कृष्यरे यानी खिचड़ियाँ, अलग अलग टाइप की खिचड़ियाँ तुम खिला सकते हो। अपन जो चावल खाते हैं ना, वो हाई क्वालिटी का अलग अलग टाइप का तुम चावल खिलाते हो पेशेंट को, लेकिन क्रुश रेयर हो जाएगा। कभी काजू बादाम डालो उसमें, मनुक्का डालो, घृत डालो, ऐसे अलग प्रकार के स्नेहनों के प्रकार तुम पेशेंट को दे सकते हो। कभी एक आध दिन उसको खीर ही खिला दो, रसगुल्ले खिला दो, रसगुल्ले खिला दो, कभी खीर खिला दो, कभी मनुक्का डालू है खिचड़ी खिला दो, कभी यूश खिला दो। भाई डाइट प्लान खतरनाक है तुम्हारे पास। सिर्फ स्नेहन अपन कुछ करना नहीं है खाते, हमको। अपन कुछ भी खाना नहीं खाते, वो इतने राजे महाराजे जैसे खाना खाते थे। एक श्लोक में वो खाना खाने का वर्णन कर देते। बाद में क्या बोल रहे, अम्ल लवने, ऐसे भाई अम्ल लवन करके, फिर बाद में दो भाई अनुवासन बस्ती, अनुवासन बस्ती खाना खाने के बाद में देते हैं ना, इसलिए उन्होंने भाई पायस कृष्णा खा के अनुवासन बस्ती देने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है भाई साहब, सरल सीधा सीधा श्लोक में दिया है उन्होंने कि अनुवासन बस्ती देनी है वात व्याधि में, पर क्या खिला के देनी है, पायस और कृष्णा खिला के देनी, दूध खिलाना है फिर। ये खिला कर ही दोगे तो भाई बेस्ट रिजल्ट आएंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। जब ऐसे अलग से बताते हैं कि ये खिलाकर ही अनुवासन तो बस्ती हम वात व्याधि की चिकित्सा डोमेन में उसे यूज कर सकते हैं कि भाई ये खा के ही अनुवासन बस्ती ले बेटा। खिचड़ी खा के ही आना है, हाँ, खिचड़ी खा दूध कर ही पीना आना। ही है तेरे को। घी डाली हुई खिचड़ी खा के ही आना है। हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं फिर वो, क्योंकि इधर सीधे सीधे बोला कि पीयूष ग्राम्य अंबुज अनुग रसैर्वा स्नेह संयुक्तम पायस कृषिर सा अम्ल लवने अनुवासन है। अनेक प्रकार के अनुवासन बस्तियाँ तुम दे सकते हो। आगे बोल रहा है स्निग्ध नस्य, यानी कि तुम्हें नस्य सब तरफ करना है। अब देखो वात व्याधि में वो नस्य बोल रहा है, अब पिछले श्लोक में और सेंटीडोज में वात व्याधि यानी क्या, संधि च्युति हो गई, यानी कि भाई संधिगत वात में तुम्हें नस्य देना है कि नहीं देना है, देना ही है। धातु की परंपरा अच्छी करें, अनुस्तंभ में देना है, कुंचन हो गया, कुब्जता हो गई, अर्दित हो गया, पक्षघात, अंग शोष में भी तुम्हें क्या देना है, नस्य देना ही है। क्योंकि बाहुशोष की चिकित्सा बाहुशोष के में नस्य बोला है। नस्य बोला है। मतलब मेन ये हो सकता है कि जैसे शारंगर बोलता है कि वातम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातव, तो वात जो मेन है बाकी, तो अगर पित्त भी दूषित हुआ होगा बॉडी में, तो हम उसमें भी नस्य दे सकते हैं। दे सकते, नस्य देना ही है पित्त पंगु भाई, कफ, प्राणवायु की पंगु, चिकित्सा है। मतलब बॉडी के हर रोग में हम नस्य दे सकते हैं। दे सकते हैं, 100% देना ही, पंगु, कफ पंगु पंगु मल देना धातु। ही है तुम्हें नस्य भाई साहब।
वादवादी है, नावने बोला है उसने, नावने अनेक वचने वाले भाई। दो भाई तुम, तर्पणे, अनुवासने, लवने, अनुप्रसेरवा, युषे, देखो कितने अनेक अनेक वचन दो देते रहो भाई। नावने यानी भाई अनेक प्रकार के स्निग्धन से दो, तर्पण तर्पणात्मक आहार दो, जैसे इक्षुरस हो गया, दाड़िम रस हो गया, खीर हो गई, अनेक दूध के जितने भी प्रकार है उतने तो दे सकते हैं। स्नो स्निग्धस्व स्वेदेत, अब अच्छे प्रकार से स्निग्ध क्या करोगे फिर बच्चों? स्वेदन करोगे। स्वेदन का पढ़ो, क्या करता है स्वेदन? स्व अभ्यक्तम स्नेह संयुक्ते नाड़ी प्रस्तर संकरे तथा अन्य विविधे स्वेदे यथा योगम उपचारित। स्वेदन करने के लिए बोला है। स्नेहाक्तम स्विन्न अंगम तु वक्र स्तब्धम अथापि वा शनेर्नाम आयु इतुम शक्यम यथेष्टम शुष्क दारुवत। हर्ष तो बस 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 यही, इसका ही पढ़ो, इसका ही पढ़ो और पढ़ लो पूरा श्लोक पढ़ लो। हर्षतोद्वा हर्षतोदरुग आयाम शोतस्तंभ ग्रहादय स्विन्नम आशु प्रशाम्यंती मार्दवम च उपजायते। पूर्वोक्त प्रकार से स्नेहन जब अच्छी तरह से हो जाए तब स्नेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। पहले रोगी के शरीर में तेल की मालिश करें, फिर स्नेह युक्त नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद या सूत्र स्थान में जो 14 कहे गए उनमें से कोई अन्य उपयुक्त स्वेदन से उपयोगिता के अनुसार स्वेदन करना चाहिए। तो ये जो है ना, स्नेह संयुक्तम नाड़ी प्रस्तर संकरे, ऐसी एक और सेम लाइन इसमें भी आई है योनि व्यापत की चिकित्सा में। ऐसी एक लाइन श्वास की, हाँ, श्वास में भी। श्वास की चिकित्सा में भी आई है। स्नेह संयुक्त नाड़ी प्रस्तर, नाड़ी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पे लवन बोला है। नाड़ी है ना वो, नाड़ी नाड़ी का मतलब वो होता है निश्चित। हाँ वही तो, वो तो पता है। नाड़ी प्रस्तर संस्कार यानी तुम योनि वापत में भी कर सकते हो, इक्का श्वास में भी कर सकते हो और वात में भी कर सकते हो। पीजी में पूछ लेते ही है। तो ये तीनों डीडी याद रखना है हमको। योनि व्यापद में तो अश्म आया है श्लोक में, और लवन प्रस्तर संकरे हिक्का श्वास में आएगा। वो हम बहुत बार यूज भी कोविड में तो यूजुअली यूज किया है कि पेशेंट का कफ करने के लिए हम जो लवन और सैंधव की मालिश करते थे छाती पे और फिर स्वेदन करते थे, ताकि जो कफ है, जो कफ लिप्त फुफ्फुस है, अपने लंग्स है, वो निकल जाए वहाँ से और फिर वो एक्सट्रैक्ट हो जाए वहाँ से। इसीलिए वो लवन प्रस्तर संकरे बोला। ठीक है, फिर चलो क्या बोल रहे हो भाई? स्नेहन के बाद तुम्हें स्वेदन करना है। आगे क्या बोल रहे हो फिर? और भी तुम नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद तो दे सकते हो, और सूत्र स्थान में 14वें अध्याय में जितने भी स्वेदन बताए उसके तुम आवश्यकता अनुसार पीठ के ऊपर देना है। उसके वो जो होलाक स्वेद है वैसा अलग अलग टाइप के तुम लेट के तुम स्वेदन करवा सकते हो। उसको अलग अलग टाइप के जो भी बताए है भाई, पूरे सर्वांगीण स्वेदन करना है, पेटी स्वेदन दे दो उसको, एक कमरे में बंद कर दो वैसा स्वेदन के लिए। ऐसे अलग अलग टाइप के तुम कहाँ पर स्वेदन देना है। अब तुम्हें सिर्फ हाथ पर ही देना है या कटी पर देना है, तुम नाड़ी स्वेद दे सकते हो। सिर्फ बैक के ऊपर ही देना है, संकर स्वेद दे सकते हो, प्रस्तर स्वेद दे सकते हो, अन्न का लेपन करके उसके ऊपर स्वेदन कराओ। वैसे क्या करता है? स्नेहाक्तम शून्यंगम तो वक्रम स्तब्धम अथापिवा, जो टेढ़े हुए जो स्तंभित गात्र होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। जो स्तब्ध हुए हैं, देखो स्तब्धता के लिए, वक्रता के लिए स्वेदन ही इम्पोर्टेंट है। वैसा स्वेदन, स्नेहन स्वेदन करना ही करना है। शनेर आमे तो शक्यम यथेष्टम शुष्क दारुवत, शरीर के टेढ़े और झुके हुए अंगों को सीधा या इच्छा अनुसार तुम घुमा भी सकते हो। वैसे एक और अनुवासन बस्ती का एक्सपीरियंस लिख लो। जहाँ पर भी तुम्हें अनुवासन बस्ती देनी है, यानी कि अगर तुम्हारे कटी के अंदर बात है, लिखो ये कटी के अंदर बात है, कटी वात है तुम्हारे पास, या हस्तगत वात भाई, तुम्हारे हस्तशूले पादशूले किधर भी शूले है, अगर तुम्हें अनुवासन बस्ती देनी है, अनुवासन बस्ती देनी है तो सबसे पहले कटी के अंदर तुम्हें स्नेहन स्वेदन करवा लेना। कटी का स्नेहन स्वेदन करवा लेना और उसके तुरंत बाद तुम्हें अनुवासन बस्ती देनी है। तो उसके जो इफेक्ट आएंगे अनुवासन बस्ती के, सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो कटी के ऊपर आएंगे। ऐसा अनेक वैद्यों का एक्सपीरियंस है।
यानी कि तुम्हारे अवबाहुक है, तुम्हें भाई बस्ती देनी है, तो अवबाहुक की यानी कि जो तुम्हारी बाहु है उसके ऊपर तुम स्नेहन करो, स्वेदन करो आधा घंटा, उसके बाद अनुवासन दो। बीच में हमें पायस और क्रूशरा भी तो खिलानी है। खिला दो ना, वो तो डाइट का प्लान है, वो तो करना ही करना है। पर स्नेहन स्वेदन करके अगर तुम्हें अनुवासन देने, पर इधर स्नेहन स्वेदन करो, स्थानिक स्नेहन स्वेदन अनुवासन देने के जस्ट पहले करना ही करना। ऐसा वैद्यों का एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं भाई पूरे बॉडी को करना है, जहाँ पर व्याधि है वहाँ पर करो, पूरे बॉडी में करना है पूरे बॉडी में करो, पर ऐसा तुमको करना है स्थानिक स्नेहन स्वेदन पहले, जस्ट होने के पहले। तो उसके इफेक्ट जो है ना अवबाहुक के ऊपर सबसे बेस्ट आए हैं, या कटिशूल के ऊपर सबसे बेस्ट आएंगे, ऐसा बोल रहे थे वैद्य, बोल रहे थे। बाद में श्वेत का परिणाम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्नेहन का मतलब मालिश करना है या सिर्फ तेल लगाकर छोड़ देना है? नहीं नहीं, अपन जो स्नेहन और स्वेद का बोला है ना, स्वेद आने तक तब तक तुम स्वेदन करो, वही स्नेहन अभ्यंग। यहाँ अभ्यंग पे बाहर नहीं का, बाहर का स्थानिक स्वेदन मैं बोल रहा हूँ, जो वैद्य बोल रहे थे ना बाहर से करना है तुम्हें अभ्यंग। स्नेहन वही तो बोल रहा हूँ, बाहर से तुम ये नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते, वो वाला स्नेहन बोल रहा हूँ। बाह्य भी तो स्नेहन है, अभ्यंतर इसलिए स्नेहन। तो बोला मतलब ना, सिर्फ तेल ऐसे लगा के छोड़ देना है या छोड़ देना नहीं, अच्छे से मालिश? करना, अच्छे से मालिश करनी है। इसलिए बोला है नाड़ी प्रस्तर। हाँ, इसलिए भाई तुम्हें स्नेहन स्वेदन स्थानिक भी करना है। स्थानिक वाला जो बोल रहा वो ऐसे वो वैद्य बोल रहे थे कि उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है उस जगह पर, इस जगह पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा। कटी पर करो, कटी पर इफेक्ट ज़्यादा है अनुवासन। अब स्वेदन का परिणाम है हर्ष, तोद, पेनफुल हैंड है भाई तुम्हारा, पेनफुल पैर है, कहाँ पर भी पेन हो। तोद बोल रहा है, रुग बोल रहा है, आयाम, शोत, स्तंभ, ग्रह आदय। स्तंभ है, ग्रह है, रुग है, तोद है, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं तुम्हें। जकड़ गया, दर्द हो रहा है, स्तंभ हो गया, ग्रह हो गया, क्या करना है तुम्हें? स्वेदन, स्वेदन, स्वेदन करना है तुम्हें। क्या करना है? स्विन्नस्य आशु प्रशाम्यति मार्दवन चोंड। आशु बोला है, आशु, आशु का इंस्टेंटली कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कल परसों एक महीने में हो जाएगा स्तंभ कम, इंस्टेंटली। जब तक ना स्वेद आए तब तक तुम रुकना नहीं बैठो। आशु प्रशाम्यति बोला उसने, और मार्दवता आ जाती, शीघ्र ही शांत हो जाता है। संहिता के ऊपर तभी विश्वास आता है, इसको अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ोगे तब। आगे बोल रहे स्नेहन का परिणाम, स्नेहच्च धातु संशुष्कान पुष्णन्तु आशु प्रयोजितम बलम अग्निबलम पुष्टि प्राणच्चाप्य अनुवर्धेत। समुचित रूप से स्नेहन करने से शुष्क धातुएं भी शीघ्र के पोषण हो जाती है। यानी वही धातु के क्षय की वजह से बात प्रकोपता, स्नेहन किया, धातु का क्षय बढ़ गया, वातवादी खत्म। बलम अग्निबलम, बल और अग्नि का बल भी बढ़ता है, पुष्टि होती है, प्राणच्च अभिवर्धेत, प्राणों की वृद्धि होती है। प्राण अष्प्राणायतन बताए उन्होंने, मर्म बताए, त्रिमर्म बताए, हृदय बताया, रक्त बताया, शुक्र बताया, ओज बताया। प्राण ये है, प्राणों का वर्धन करता है, यानी ये 10 प्राणों का वर्धन करता है। स्नेहपान करना इम्पोर्टेंट है। और ये आखिर का श्लोक उन्होंने बोला अच्छे से, असकृतम पुनः स्नेह स्वेदच्चाप्य उपवादे तथा स्नेह मृदु कुष्ठ न तिष्ठन्ति अनिलामय। उपयुक्त उपचारों को करने पर भी वातव्याधि से ग्रस्त रोगी में स्नेहन स्वेदन का बार बार प्रयोग करें। क्या बोल रहे हो? वो एक बार में नहीं होता वैसा। व्याधि कितने पुराने हैं, कितने भाई हेतु प्रबल है उसके, बार बार करना है। असकृतम पुनः स्नेह स्वेदच्चोपवादे, पुनः पुनः करना है वैसा, जब तक ठीक ना हो जाए पेशेंट। कब तक करना है? तथा स्नेह मृदु कोष्ठ न तिष्ठन्ति, जब तक स्नेह तुम्हारा, जब तक तुम्हारा कोष्ठ मृदु नहीं हो जाता। मृदु कोष्ठ में वातव्याधियां स्थिर नहीं रहती। सबसे इम्पोर्टेंट। चलो बाकी का पार्ट कल लेंगे, इसका विरेचन वगैरह उन्होंने शोधन बताया है। ठीक है।